केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें एटम्स और आयंस लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो उसकी टेबल दूंगा, उसे लर्न करें। अभी हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है और कोई रिएक्शन कैसे होती है। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ये आपके पास कोई रिएक्शन है, तो ये एक तीर का निशान बना हुआ है। इस तीर से पहले, इस एरो से पहले ये दोनों कहलाएंगे रेक्टेंट, और इसके बाद वाला ये कहलाता है प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रेक्टेंट की या प्रोडक्ट की स्टेट भी पता होनी चाहिए। S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस और AQ मतलब एक्वस। अब थोड़ा ध्यान दें, इसके नीचे हमने लिख दिया गैस, इसका मतलब ये गैसियस रिएक्टेंट है। इसके नीचे लिख दिया गैस, तो ये गैसियस रिएक्टेंट है। तीर के ऊपर लिखा जाता है कंडीशन, कि हमने उसे हीट किया है कि हमने उसे कोल्ड किया है। हीट किया हो तो ऐसे लिखेंगे, कोल्ड किया तो नीचे की तरफ इस तरह से कर देंगे। तो हीट या कोल्ड, सनलाइट की प्रेजेंस है तो H म्यू लिखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस। तो कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद यहां बनता है प्रोडक्ट। कैसे बना ये रिएक्शन, कैसे हुई? इस रिएक्शन के अंदर H2 जो रिएक्टेंट है, Cl2 जो रिएक्टेंट है, सबसे पहले इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे। यहां बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां बॉन्ड ब्रेक किया गया। जब दोनों के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये एटम फॉर्म में आ जाएगा, H एटम और इधर Cl एटम। फिर इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड, इनके बीच में बनेगा बॉन्ड, तो यहां हुआ एटम फ्री। फिर दोनों एटम के बीच में बनेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, और फिर बन जाएगा दोनों के बीच का बॉन्ड बनके प्रोडक्ट HCl। तो बॉन्ड का ब्रेक होना, फिर बॉन्ड का बनना, ये प्रोसेस में चलता है। तो केमिकल इक्वेशन के अंदर रेक्टेंट आपस में रेक्ट करते हैं, रेक्टेंट के बीच के मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और फाइनली वो एटम फॉर्म में आते हैं, और फिर वो एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और फाइनली बना लेते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब रिएक्शन के टाइप पढ़ने हैं। रिएक्शन के टाइप दो बातों पर डिपेंड करते हैं, एक तो हीट के बेस पर और एक रिएक्शन के तरीके पर, कि वो किस तरह से हो रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ केमिकल इक्वेशन के, केमिकल रिएक्शन के टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ऑन द बेसिस ऑफ हीट हम बात कर रहे हैं कि हीट के बेस पर क्या होगा। थोड़ा ध्यान दो। अब हम पढ़ते हैं हीट के बेस पर। हीट के बेस पर रिएक्शन के दो टाइप हैं बेटा। पहला टाइप होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा टाइप होता है एंडोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनका क्या मतलब है, हीट के बेस पर ये दो टाइप क्या है वो हमको समझनी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन के अंदर हीट लॉस होती है, हीट बाहर निकलती है। इसमें हीट को लिखते हैं डेल्टा एस से और इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने किसी चीज को जलाया, मान लो कार्बन को जलाया, तो कार्बन प्लस O2, कार्बन का जलने से, जब कोयला जलता है, कार्बन प्लस O2, जब हम कार्बन को जलाते हैं, जब हम कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन कन्वर्ट होता है CO2 में। जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है वाटर में। यहाँ कार्बन है, कोयला लिया है आपने, जब आप उसको जलाओगे तो ये कन्वर्ट होगा CO2 में, और यहाँ लॉस होगी डेल्टा एच नेगेटिव में 94 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी हीट की यूनिट है। कितनी हीट निकल रही है? 94 किलो कैलोरी। निकल कैसे पता चली कि निकल रही है? लॉस हो रही है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लॉस हो रही है। कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2 बराबर CO2। अब मान लो आपने जलाया मीथेन को, ये है मीथेन गैस प्लस O2। अब देखो कैसे याद रखना है, कार्बन है तो वो बनाएगा CO2, प्लस H है तो वो कन्वर्ट होगा H2O में, प्लस H2O। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, इसका डेल्टा H आएगा नेगेटिव में। ओके, कार्बन एक है, यहां भी कार्बन एक है, ठीक है, बैलेंस है। यहां हाइड्रोजन है 4 और यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो हम आगे इंटू कर देंगे 2 का, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 हुआ, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, और इधर पहले से 4H चाहिए। ओके, ऑक्सीजन यहाँ देखो 2 ये रहा और 2 ये रहा, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ 2 ये, तो यहाँ 2 का इंटू कर दिया। इस तरह से ये बैलेंस हुई। अब बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि रिएक्टेंट का मास हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के। रिएक्टेंट का मास हमेशा इक्वल रहता है प्रोडक्ट के मास के। ये बराबर होना चाहिए, उसके लिए एटम बराबर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इस कंडीशन को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है रेक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का मास बराबर बराबर होने चाहिए। अच्छा, चलो मैं एक रिएक्शन और दिखा देता हूं। एंडोथर्मिक हम बाद में करेंगे, इसमें हेडिंग हटा देता हूं मैं यहां से, पहले एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं। मान लो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ग्लूकोज की बर्निंग ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के अंदर। तो रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस पढ़ाएंगे लाइव प्रोसेस में, वहां बताते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है एनर्जी, ठीक है, जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायोलॉजी में रेस्पिरेशन, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है यहां। तो क्या रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो हम कहेंगे रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त होगी, एनर्जी लॉस हो रही है, वो ATP की फॉर्म हमारी बॉडी में स्टोर हो रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस माना गया है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, बर्निंग होती है O2 के साथ। इसमें कार्बन है तो बनेगा CO2, प्लस इसमें हाइड्रोजन है तो बनेगा H2O। अब बैलेंस की बात करें,
यहाँ रेक्टेंट में कार्बन 6 है, यहाँ 1 है, 6 का इंटू कर दिया। हाइड्रोजन है 12 और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो 6 का इंटू कर दिया। ओके, ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन 6 तो यहाँ है, 2 यहाँ है। इधर देखो 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12, तो ये हो गए और 6 ये हो गया, तो टोटल 18 हुए। तो देखो ये 6 और ये भी 6 बराबर है, इधर 12 ज्यादा है, इधर 2 ही है, तो इधर 6 का इंटू कर दो, तो देखो ये हो गया 12। 6 प्लस 12 18 और 12 प्लस 6 18 बराबर हो गई ऑक्सीजन। तो इस तरह से ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से फाइनली प्राप्त होगा CO2 प्लस वाटर और बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी, जो कि ATP की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगी। ATP की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है हमारी बॉडी में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया से डिफरेंट बॉडी पार्ट को एनर्जी दी जाती है। तो ये था आपका एक्सोथर्मिक पार्ट। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की, किसकी? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के क्या एग्जाम्पल्स हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। चेक करो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक बात समझो, एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट को गेन करना। जब कोई रिएक्शन हीट को गेन करे जिसमें डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव में आए, तो उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां एग्जाम्पल इसके क्या है? N2 नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को अगर हम जलाते हैं O2 ऑक्सीजन के साथ, तो इन दोनों की रिएक्शन होती है और बनता है 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। इस प्रोसेस के अंदर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे हीट लेकर। जब ये दोनों कंबाइन कर रहे होंगे तो हीट हम देंगे, तो ये कंबाइंड होंगे और बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट हो गया। ये तो हो गए हीट के बेस पर, प्रोसेस हो गई हीट के बेस पर। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड में, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा, रिएक्टेंट आपस में कैसे टकराएंगे, इसके बेस पर बात करें तो क्या टाइप होगा रिएक्शन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक टेबल, रिएक्शन के टाइप की बात कर रहा हूं। इसमें पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप है हमारे पास कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और फिफ्थ टाइप होता है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा पार्ट होता है रिडक्शन। तो ये रिएक्शन के टाइप हैं डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और रिडॉक्स। रिडॉक्स के अंदर दो पार्ट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन 5 पार्ट के डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल पहले समझेंगे। इन 5 रिएक्शन में इनकी डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल हम पहले समझेंगे, फिर बाद में दोबारा से 1 बाई 1 करके बहुत डिटेल में जितने भी एग्जाम्पल होते हैं उनको क्लियर करेंगे।
पहले वन डेफिनेशन में पहले डेफिनेशन, फिर एक एक एग्जाम्पल पहले समझेंगे और बाद में दोबारा से इसको डिटेल में कंप्लीट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस यहाँ आएंगे, उनमें कभी कभी आगे के टॉपिक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन सारे टॉपिकों के बारे में। पहला टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है? यहां एक कंपाउंड होगा, उसको हीट करके सनलाइट देगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करके कैसे भी हम इस कंपाउंड को डिफरेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, मोर देन वन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक बड़े कंपाउंड को छोटे छोटे कंपाउंड के अंदर ब्रेक कर लिया गया। इसे हम नाम दे रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम नाम दे रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए कुछ कंडीशंस आप ध्यान रखें। कंडीशन क्या है? अगर CO3 आए तो ये ब्रेक होता है और बनाता है CO2। अगर सल्फेट आए तो ये ब्रेक होता है और बनाता है SO2 और SO3 गैस। अगर NO3 आए तो ये ब्रेक होता है NO2 प्लस O2 में। CO3 ब्रेक हुआ CO2 में, एक ऑक्सीजन मिलेगी, वो ऑक्सीजन बनाएगी फाइनली ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल के साथ ऑक्साइड। बताऊंगा मैं कैसे। SO4 आएगा तो SO2 प्लस SO3, तो बताओगे सर 3 ये 2 ये 5 हुए या 4 ये, वो हम इंटू करके बैलेंस करते बाद में। NO3 आएगा तो बनाएगा NO2 प्लस O2, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं क्या, एक एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल सा एक एक एग्जाम्पल समझेंगे अभी केवल, फिर डिटेल में बात करेंगे दोबारा से। मान लो आपने ZnCO3 को हीट देकर ब्रेक कराया, इसका मतलब होता है हीट, क्योंकि यहाँ CO3 आ रहा है तो CO3 कन्वर्ट इनटू CO2, तो हम लिखेंगे भाई CO2 तो बनेगा। ओके, अब एक ऑक्सीजन बची और प्राप्त बचा मेटल, जिंक मेटल और ऑक्सीजन। अब यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगा, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, वैलेंसी टेबल से याद करना, और जिंक की वैलेंसी होती है +2, ये याद होना चाहिए। ओके, अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 2 से कट गया ये 1 बार, ये भी कट गया 1 बार, तो ये 1 बचा, ये 1 बचा। Zn को इसके साथ क्रॉस और ऑक्सीजन को इसके साथ, तो Zn1 और O1, तो फॉर्मूला बनेगा Zn का 1 और ऑक्सीजन का 1, तो फॉर्मूला बना Zn। इस तरह से डिकम्पोजिशन हुआ और एक बड़ा कंपाउंड 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हर टॉपिक को डिटेल में एक बार और पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी केवल जनरल आइडिया दे रहे हैं। जनरल आइडिया 5 रिएक्शन का क्या जनरल आइडिया है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या जरूरी पॉइंट है वो समझो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटाना। अब होता क्या है यहां वो समझो। मान लो आपके पास एक कंपाउंड है CuSO4,
इसको बोलते हैं कॉपर और इसको बोलते हैं सल्फेट। तो इसका नाम हो गया कॉपर सल्फेट। ओके, हमने यहां डाल दिया Fe, Fe के साथ रिएक्शन कराया, Fe मतलब आयरन। ओके, अब हमको क्या समझना है वो समझो। सबसे पहले एक टेबल लर्न करनी होगी जिससे ये पता चलेगा कि ये आयरन इस कॉपर से मोर रिएक्टिव है या नहीं। मान लो मैंने कहा कि आयरन मोर रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो पहले टेबल से ये पता करना होगा। टेबल मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी जनरल आइडिया दे रहा हूं। अब पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये वाला एलिमेंट इस कंपाउंड वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं। मान लो ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो मान लो कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, तो कॉपर प्राप्त हुआ यहां और Fe कंबाइन करेगा SO4 के साथ। अब हमको एक तो Fe की वैलेंसी पता करनी पड़ेगी। SO4 की वैलेंसी होती है -2 टेबल से और Fe की वैलेंसी होती है +2। ये दोनों आपस में कट गए तो ये 1 बचा, ये भी 1 बचा, दोनों 1 1 बचे, दोनों 1 1 बचे। अब दोनों का आपस में क्रॉस कराओ इस तरह से, Fe का 1 और SO4 का 1, तो यहां प्राप्त होगा आपको Fe1 और SO4 FeSO4। इसका मतलब ये हुआ Fe ने कॉपर को बाहर कर दिया, Fe खुद जुड़ा और कॉपर को बाहर कर दिया। जब कोई बाहर कर रहा है तो उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को बाहर कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये अधिक रिएक्टिव है या नहीं। मान लो हमने ये रिएक्शन उल्टा लिख दिया, FeSO4 प्लस कॉपर, तो क्या कॉपर Fe को उठा सकता है? तो सबसे पहले पता करेंगे ये रिएक्टिव है नहीं, तो हमने कहा ये लेस रिएक्टिव है। अगर ये लेस रिएक्टिव है और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो हम कहेंगे नो रिएक्शन। तो हमें एक टेबल लर्न करनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसकी सहायता से ये पता करना पड़ेगा कि आयरन रिएक्टिव है कॉपर से या नहीं। टेबल आगे पढ़ाएंगे। तो अभी केवल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया, एक एलिमेंट सॉल्यूशन में से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिटेल में एक बार और पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में, अभी केवल एक टर्म्स के फॉर्म में समझा रहा। अब तीसरी रिएक्शन है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या कंसेप्ट है? तब तक टेबल लर्न करो भाई, आइंस टेबल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब समझो इसको। यहां मान लो हमने यहां एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन लिख रहे हैं। मान लो यहां है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या है AgNO3, और इस पर रिएक्शन लगाई हमने HCl की। सिल्वर नाइट्रेट में HCl डाला, तो देखो ये भी कंपाउंड है पूरा और ये भी कंपाउंड है, दोनों ही कंपाउंड है। अब जब दोनों कंपाउंड हैं, ध्यान सुनो, आप HCl की जगह पर NaCl भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कंपाउंड है। अब इनके आइंस लिखने होते हैं ऊपर, तो ये है +1, आइंस याद होनी चाहिए, NO3 है -1, Na है +1 और ये Cl -1। ओके, अब करना क्या है वो समझो। इसका प्लस आइन दूसरे के माइनस के साथ कंबाइन होना चाहता है, ये इसके साथ कंबाइन होना चाहता है,
तो देखो Ag प्लस सामने वाले कंपाउंड Cl के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा Ag1 और Cl1। तो यहां बन के आया AgCl प्लस सेकंड का ये पॉजिटिव आयन पहले वाले के नेगेटिव के साथ कंबाइन करना चाहता है, तो Na+1 है और NO3-1 क्रॉस हुए ये, तो बना Na1 और NO3 1, तो बन गया NaNO3। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? इस रिएक्शन में दोनों के आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए, दोनों के आयन आपस में एक्सचेंज हो गए, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि इसमें AgCl एक पीपीटी है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, इसलिए यहाँ पीपीटी बनता है, इसलिए इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है हमारे पास, चेक करते जाओ एक एक एग्जाम्पल, फिर डिटेल में हम बात करेंगे एक एक करके। हमारे पास अगली रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना। यहां छोटे छोटे एलिमेंट, छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करना चाहते हैं और कंबाइन करके बनाते हैं एक कंपाउंड AB। तो यहां एक से ज्यादा रेक्टेंट, मोर देन वन रेक्टेंट आपस में कंबाइंड करेंगे और कंबाइंड करके बनाएंगे सिंगल प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ H2 प्लस Cl2 है, दोनों आपस में कंबाइंड हुए और बना 2HCl। ये दो है और ये बन गया एक प्रोडक्ट। तो दो या दो से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा रेक्टेंट कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं और फाइनली बनाते हैं एक प्रोडक्ट। तो इसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है रिडॉक्स। रिडॉक्स को यही डिटेल में पढ़ा देते हैं, उसे बार बार नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए रिडॉक्स को अच्छी तरह से समझ के चलेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो कैटेगरी आती हैं। पहला होता है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब है इसका? थोड़ा इस पर ध्यान दो। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? इसको समझने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, इसमें ऑक्सीजन गेन होती है, यहां ऑक्सीजन गेन होती है, या ये कह सकते हो इसमें हाइड्रोजन लॉस होता है, कोई एक कह सकते हो। ऑक्सीजन गेन हो रही हो रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोजन लॉस हो रहा हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। आजकल हम थोड़ा और कंसेप्ट लगा सकते हैं यहां, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे मान लो Zn का चार्ज या 0 है और ये कन्वर्ट होता है Zn+2 में, यहाँ 0 है यहाँ +2 है। जिंक का यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, Zn 0 से +2 हो गया, 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ इसका +2 है, तो 0 से +2 इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन। जैसे मैंने लिखा Fe+2 से Fe+3 बना, तो आप कहोगे सर +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन।
मान लो हमने रिएक्शन लिखी Zn प्लस O2 और कंबाइन करके बना ZnO। क्या बना? ZnO। तो जिंक ने ऑक्सीजन को क्या किया? गेन। जिंक ने ऑक्सीजन को गेन किया, जिंक ने ऑक्सीजन को गेन किया और बनाया ZnO। क्योंकि जिंक ने ऑक्सीजन को कंबाइन किया है, गेन किया है, इसलिए इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। दूसरा पॉइंट ध्यान, जिस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन होता है, इस रिएक्शन का क्या हुआ? तो मैंने कहा ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं, या यहां से चेक करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। जैसे Zn 0 से बना Zn+2, ओके, 0 है या +2 है, तो यहाँ कितने चार्ज प्लस के ज्यादा है? 2, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन राइट में जोड़ देंगे। तो इसका मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, जिंक लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक ने लॉस किए इलेक्ट्रॉन। तो जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उस रिएक्शन को भी बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। तो ये एलिमेंट कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा एलिमेंट जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब सारे पॉइंट कर दो उल्टे, रिवर्स कर दो, तो प्रोसेस बन जाएगी रिडक्शन की। अब देखते हैं कैसे। तो मैं यहां रफ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगली प्रोसेस हमको पढ़नी है रिडक्शन की। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन लॉस हो, उल्टा कर दिया, हाइड्रोजन गेन हो, या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता हो, उस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे Zn+2 से बना Zn0, तो यहाँ +2 था, यहाँ 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। तो इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोसेस का क्या नाम होगा? रिडक्शन कहलाएगा। ओके, और इसमें यह कहलाएगा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे Zn+2 से बना आपका Zn, ये 0 माना मैंने, तो +2 से 0 कितने का चेंज हुआ? 2 का। +2 से 0 कितने का चेंज हुआ? 2 का। तो यहां लिखेंगे लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में लिखे हैं तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। इसका मतलब Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, Zn+2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करते हैं रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो जरा ध्यान से सुनना रिडॉक्स रिएक्शन को। मैं यहां 2-3 एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अच्छी तरह समझना। Zn प्लस Copper+2, इससे बना मान लो Zn+2 प्लस कॉपर। ये 0 माना मैंने, यहां ये 0 माना। ओके, ये मैंने 0 चार्ज मान लिया। फ्री एटम को 0 मानते, फ्री एटम के चार्ज को 0 मानते। अब ध्यान से सुनना, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 से हुआ +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, बढ़ गया, तो प्रोसेस का क्या नाम होगा? ऑक्सीडेशन। यहां +2 से बना कॉपर 0, +2 से 0 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा,
ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, डिक्रीज हो गया, तो इस प्रोसेस का क्या नाम होगा? रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को देखो, यहां एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और दूसरे एलिमेंट का हो रहा है रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल समझो, ZnO प्लस H2, रिएक्शन बनी Zn प्लस H2O। इस एग्जाम्पल पर ध्यान दो, यहां ZnO है, इससे बना Zn, O था या नहीं है, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन छोड़ दी, तो इसने क्या किया? ऑक्सीजन का लॉस किया। अगर ऑक्सीजन का लॉस होता है तो क्या बोलते हैं प्रोसेस को? तुम कहोगे सर रिडक्शन कहते हैं। यहां H2 से बना H2O, यहां ऑक्सीजन नहीं थी, यहां ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को क्या किया? गेन। जो ऑक्सीजन को गेन करेगा उसकी प्रोसेस का क्या नाम होगा? ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। ऐसी रिएक्शन को क्या नाम देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या नाम देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन।